आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर से आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने त्यागी जी को लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। सो आज फिर से हम उनके जीवन का एक नया किस्सा जो है सुनेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु सभी को हमारा हार्दिक प्यार, स्नेह एवं नमन। साथियों, अस्वस्थतावश मैं 2 दिन से आपके सामने अपने जीवन प्रसंग प्रस्तुत करने में असफल रहा हूँ। इसके लिए हमें खेद है। आपको मैंने पिछले पिछले अंकों में अपने जीवन के ज्वलंत कथाएं प्रस्तुत की हैं। आज पुनः मैं एक भ्रष्टाचार के संबंध में जो हमारी लड़ाई हुई है उसके संबंध में एक जीवन वृत्तांत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया धैर्यपूर्वक सुनने का कष्ट करें। बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में, जो आज एक टाउन एरिया है लेकिन तब एक गांव का के रूप में था, किसान बैलों से ही खेती किया करते थे। बैलों की जोड़ी रखते थे, हल कंधे पर ले रख करके जुताई करने जाते थे। गांव में ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र नहीं थे, तो निर्धन किसान जो बड़े बड़े गांव में धन्ना सेठ हुआ करते थे, उनके यहाँ से अपना कार्य निकालने के लिए ऊंचे ब्याज पर धन लिया करते थे। तो वो बहुत ऊंचे दाम पर, ब्याज पर लेते थे, वो अदा ही नहीं कर पाते थे। इन परेशानियों को देखते हुए गांव के अंदर सहकारी समितियां खोली गई थी। सहकारी समितियों के द्वारा लोगों को कर्जा हल्के ब्याज पर दिया जाता था। बात उस समय की है। हमारे नगर में भी एक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक की शाखा खोली गई थी। उस समय में बैंकें जो थी अधिकतर तहसील स्तर पर थी, स्टेट बैंक वगैरह। ये राष्ट्रीयकृत बैंकें गांव में नहीं थी, इसीलिए हमारे यहाँ भी एक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक खोली गई थी। उसमें एक मैनेजर साहब आए थे। तो मैनेजर साहब बड़े बेईमान थे, रिश्वतखोर थे, और उनका इस क्षेत्र के लोगों से कोई वास्ता नहीं था। उनका वास्ता था तो केवल धन से। वो बिना कमीशन के कोई भी ऋण खाता धारकों को नहीं देते थे। हमारा भी इसी बैंक में खाता नंबर 7 था, क्योंकि पहले दिन ही हमने अपना खाता खुलवा लिया था। तब ये आधार कार्ड या परिचय पत्र या और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगते थे। सीधे सीधे रुपए दे दो, कम से कम 5 रुपए या अधिकतम कुछ भी जो आप जमा करना चाहें। मैंने भी 10 रुपए दे करके एक खाता खुलवा रखा था। हमारे क्षेत्र में किसानों का बोलबाला है, कृषि कार्य
करने के लिए किसान हैं और मजदूर हैं। कृषि ही यहाँ का मुख्य धंधा है। पास पड़ोस में एक गांव खुर्दा मदारपुर था। वहाँ के लोग अति गरीब थे, तो वहाँ के 2 लोग बैंक आए और मैनेजर साहब से मिलकर उन्होंने एक एक जोड़ी बैल खरीदने के लिए लोन की गुजारिश की। तो उन्होंने उस ज़माने में 2-2 हज़ार रुपए के करीब ऐसे ही लोन बैलों के लिए होते थे। उन्होंने इनको लोन दिया और 500-500 रुपए काट लिए। मुझको लोगों से द्वारा पता चला कि ये बेईमान मैनेजर क्षेत्र के लोगों को ठग रहा है। हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर ही रहे थे। हमारे लिए भी यह भी एक कार्य आ गया। मैं यहाँ से पैदल खुर्दा मदारपुर चला और उन लोगों की खोज की, तो घर पर तो नहीं वो मिले। वो खेत में कृषि कार्य करने के लिए गए हुए थे। मैं उनके खेत पर जा पहुँचा। खेत पर वो दोनों लोग हमको मिल गए। हमने उनसे पूरी बात पूछी तो कहने लगे हमको 500-500 रुपए काट करके लोन किया गया है, ऋण दिया गया है। बड़ी मिन्नत खुशामद भी हमने उनसे की। कहा गरीब हूँ मैं और आप हमसे पैसे ले लीजिए। लेकिन उस मैनेजर ने हमसे पैसे ले लिए। हमने कहा क्या आप दरख्वास्त दे सकते हैं? कहने लगे, डरते डरते वो बोले, कहले हाँ दरख्वास्त तो दे सकता हूँ, पर बड़ा डर लग रहा है कहीं हमारे खिलाफ वो मैनेजर कुछ न कर दे। हमने कहा वो कुछ नहीं करेगा, आप परेशान न हो। हमने उनकी दरख्वास्तें गांव में उनको ला करके खुर्दा मदारपुर में और सादे कागजों पर उनकी दरख्वास्तें लिखी और लिख कर उनके हस्ताक्षर करवाए और अपने पैसे से ही हमने उन दोनों की रजिस्ट्री अपने गांव में डाक खाने में कर दी। यह प्रार्थना पत्र हमने जिलाधिकारी हरदोई को दिए। जिलाधिकारी हरदोई ने इन प्रार्थना पत्रों को पा करके और उन्हें जांच के लिए एक रवि कुमार सिंह जी, उस समय एडीएम परियोजना तो हुआ करते थे, वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। वो कार्यकुशल भी थे और दयालु थे। उनको जब मिली ये प्रार्थना पत्र की कापियां, तो वो प्रार्थना पत्र लेकर के हमारे गांव आ गए। मुझको इस बारे में जिलाधिकारी हरदोई के कार्यालय द्वारा सूचना दे दी गई थी। अब हमको क्या, हमारे वो दोनों खातेदारों, वो दोनों व्यक्तियों को जिन्होंने ऋण लिया था, उनको सूचनाएं दी गई थी। वो लोग हमारे पास आ गए थे और उन्होंने हमको बताया कि आज इंक्वायरी आ रही है, साहब आ रहे हैं। हम लगे रहे और रविकिरण सिंह जी जो आए, हमको मिल गए। दोनों व्यक्ति तो हमारे साथ में ही थे। हमने कहने लगे हम इंक्वायरी के लिए आए हैं और दोनों व्यक्ति कहाँ हैं? हमने कहा ये हैं, आप आके डीएम साहब के यहाँ से सूचना आ गई थी तो इनको हमने यहाँ पर रोका। चाय वाय उनको पिलाई और उनके बयान करवाए। बयान करवाने के बाद में उन्होंने कहा अब हम बैंक जा रहे हैं। वो बैंक पहुँचे तो बैंक में घुस करके उन्होंने मैनेजर से कहा कि हम तुम्हारी इंक्वायरी करने आए। बैंक मैनेजर बड़ा ही गुंडा टाइप का व्यक्ति था। उसने कहा कि आप यहाँ से तुरंत चले जाएं और आप होते कौन हैं? कौन है हमारी इंक्वायरी करने वाले? भाग जाइए। मैनेजर से उन्होंने कहा कि इनको निकाल दो बाहर। मैनेजर दौड़ा उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन एडीएम साहब तो पहले ही दरवाजे के बाहर आ गए। इन परिस्थितियों को देख करके एडीएम साहब को उस मैनेजर के खिलाफ
अत्यंत क्रोध आ गया क्योंकि उनकी मानहानि हुई थी। उन्होंने उस मैनेजर के खिलाफ डीएम साहब को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट लगा दी और इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने इस मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी संस्तुत की थी। इसलिए एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवा दी गई और जब एफआईआर उनकी दर्ज हो गई और उनको ये पता चला कि यह तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, तो वो एडीएम साहब के पास पहुंचे जाकर के पता लगाते लगाते एडीएम साहब ने कहा तुम मैनेजर बनने लायक नहीं हो, तुमको तो सरकार ने किसानों की सेवा करने के लिए भेजा है और जब तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो उन दोनों के साथ भी तुमने क्या व्यवहार किया होगा, तुम क्षमा योग्य नहीं हो, जाओ हमारे यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। आखिरकार मैनेजर साहब को अपनी जमानत करनी पड़ी, मुकदमा लड़ना पड़ा और दोषी पाए जाने के बाद में उनको क्या हुआ, पैसे तो उनको लौटाने पड़े दोनों व्यक्तियों को और सजा भी भुगतनी पड़ी और नौकरी भी गई, जैसा कि उनको पता चला। साथियों, इस प्रकार से लोग ठगों के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ दी और भूले भाले अपने क्षेत्र के वासियों को इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल से मुक्त कर दिया। उसके बाद उस बैंक से जितने भी लोन हुए लोगों को, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया गया और क्षेत्रवासियों ने हमारे प्रति अत्यंत सहानुभूति दिखाना प्रारंभ कर दिया। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर गए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी साल 15 अगस्त के अवसर पर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये भ्रष्टाचार अकेले के लिए होता है, ये रिश्वत अकेले के लिए दी जाती है। माननीय मोदी जी ने जो कहा वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों को अपने जहन में पहले ही विचार करना होगा कि भ्रष्टाचार हम में तो कोई व्यक्ति नहीं बन पा रहा। पहले अपनों को देखें, फिर दूसरे लोगों को देखें और इस मुहिम में हम मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए जुट जाएं। आज देश में ग्राम सभा स्तर से, नगर पंचायत स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस, तहसील, ब्लॉक, हर जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गरीबों को मिलने वाली योजनाएं, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना पैसे के कोई भी आगे कोई कार्य नहीं, फाइल नहीं आगे बढ़ा रहा है। इसलिए स्थिति यह है, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए हमको, आपको, सबको माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए सूचनाएं देनी पड़ेगी। आप अपने पड़ोस में देखें कि कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं है, कोई रिश्वत का धंधा तो नहीं किए हुए है। उसकी बेशक आप शासन को सूचना दें, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आप देख रहे होंगे तहसील, ब्लॉक और पुलिस थानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। न्यायालयों में भी एक पेशी से दूसरी पेशी लेने के लिए 20 रुपए से और 50 रुपए के रुपए वसूले जा रहे हैं।
ये सब क्या है? ये महाभ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधान को मिलने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के अंदर भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि, सांसदों को मिलने वाली सांसद निधि में भी निर्माण कार्यों और सामग्री खरीद में भारी घोटाला हो रहा है। आप देख रहे होंगे इस देश में कितने ही घोटाले हुए हैं। आज का नेता घोटालेबाज बनकर रह गया है। कहीं कोल घोटाला, कहीं चारा घोटाला, कहीं नेशनल हेराल्ड घोटाला, घोटाले ही घोटाले। जिन लोगों को हम लोगों ने नेता चुना है वो घोटालेबाज हो गए हैं। हमको वोट भी अगर देना है तो भी समझ बूझ कर देना है कि ये व्यक्ति घोटालेबाज तो नहीं है। हमारे आयकर का जो अधिकतम रुपया घोटालेबाजों की जेब में जा रहा है। कई विधायक ऐसे भी मिले हैं जो भ्रष्टाचार करके ही बड़े हुए हैं। इनके पास कोठी है, बंगले हैं। आखिरकार इनके पास कोठी और बंगले कहाँ से आए, ये एक प्रश्न का विषय है। हमारे यहाँ के आईएएस और पीसीएस जो प्रशासन को देखते हैं उनमें भी कितने लोगों के ऊपर मुकदमे चले हैं और वो न्यायालय द्वारा सजा पाए हैं। अगर बचा है कोई मुकदमा तो एक वो है शिक्षक। शिक्षक ही केवल बचा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। दूसरा मुकदमा नहीं बचा। हमारी बात पर आप लोग ध्यान दें। आज के न्यायालयों में क्या हो रहा है? हम लोग वकीलों को करते हैं और वकील इतने गरा हैं, इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं कि हम तुम लोग दे नहीं पाते हैं। सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त विधिक सहायता देने की योजना चला रखी है, लेकिन सबको तो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। हम तो ये चाहते हैं और शासन भी अनुरोध करते हैं, एक डेली काम करने वाले मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर की भी मजदूरी तय है। माल फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में भी इन काले कोट पहनने वाले वकीलों की फीस सरकार को तय कर देनी चाहिए और ये कह देना चाहिए इससे ज़्यादा फीस आप वादकारी या प्रतिवादी से नहीं वसूल करेंगे, तब तो उनको सस्ता न्याय मिल पाएगा। आखिर इन मेहनत कर मजदूरों की मजदूरी तय है तो इन वकीलों की भी फीस तय होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए जो इनको पकड़े और इनको सजा दिलवाए। और चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और चाहे वो हमारे आयकर विभाग के कर्मचारी हो, इनमें से भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो घूस लेते हुए अब तक पाए गए हैं। इनमें ईमानदार अच्छे अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए और अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनको तो सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। आज आजीवन कारावास इनको होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार होंगे। साथियों, भ्रष्टाचार उन्मूलन में हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मोदी जी का साथ दें। स्वच्छ भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं और देश को इन भ्रष्टाचारियों के पंजों से मुक्ति दिलाएं। तभी ये हमारा भारत संसार में श्रेष्ठ भारत बनेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भ्रष्टाचार में निवारण में अपने साथियों सहित लग जाएं। आगे की जीवन कथा अगले दिन फिर सुनाएंगे। मैं इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। सो गाइस, आज आपने दादा की बातें सुनी, उनकी एक नई
कहानी और एक प्रेरणादायी कहानी सुनी है आप लोगों ने, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखिए, तभी दादा की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। सो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।